नमस्कार। थैंक्स टू इस सिस्टम को, ब्रेट वर्ल्डवाइड को, जिन्होंने मुझे प्रिविलेज दिया कि मैं आज इस स्टेज में आके मैं आपके सामने अपने विचार को, अपने लाइफ स्टोरी को रख सकूं। तो आप सब एक्साइटेड हैं? अभी अभी आप लोग को एक्साइटमेंट हुआ यहाँ पे, और लखनऊ से एक आध मैसेज आया मेरे पास कि कुछ आवाज आ रही है। देखिए वहां तक पहुंच चुकी है। तो हमने उनसे पूछा कि क्या एक बार और सुनना चाहेंगे? तो वो सब कह रहे हैं हाँ हम लोग सब तैयार हैं। तो आप सब तैयार हैं सुनाने के लिए? बस मैं बोलूंगा 1 2 3, आपको बोलना है यस। 1 2 3 ये अब पहुंच गई होगी आवाज। मैं पार्थो बोस, एक्स बैंकर। मैंने 18 साल जॉब किया पंजाब नेशनल बैंक में, लखनऊ में ही। 19 साल मेरी नौकरी बाकी थी जब मैंने बैंक को क्विट कर दिया, और मैं फुल टाइम इस बिजनेस में हूं। साथ में मेरी मिसेस नंदिनी बोस। मैं अपना स्टोरी पूरा सुनाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी वाक़या आपको जानना चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आप एक्साइटेड नहीं होंगे, मोटिवेटेड नहीं होंगे, कोई काम इंसान आगे कर नहीं सकता। तो एक्साइटमेंट की जरूरत है। तो लाइफ में एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। तो एक छोटी सी घटना थी कि जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे सारे जानने वाले मुझे पागल करार कर दिया कि बोस पागल हो गया। क्या मैं ऐसा लगता हूं? मैं पागल नहीं था, बस उनसे अलग सोचता था, उनसे अलग हट के बोलता था। ये शायद उनको भाता नहीं था, इसलिए वो हमें पागल कहते थे। मेरी तो हालत ये हो गया था, मैं जब बैंक के अंदर घुसा था तो लोग कहते वो देखो पागल आ गया, पैसा पैसा करता है, विदेश यात्रा की बातें करता है। अगर मैं 2 दिन छुट्टी लेता था तो मेरे कुलीग्स, मेरे दोस्त मुझसे मजाक करते थे कि क्यों यूरोप गए थे या अमेरिका गए थे, क्योंकि मैं उनसे पागल कहता था कि इस बिजनेस में फॉरेन ट्रिप्स है। तो आप ही बताइए, अगर जिंदगी में लाखों रुपए कमाना है तो क्या आप पागल बनना चाहेंगे? क्या हर साल एक फ्री में विदेश का ट्रिप मिला तो क्या आप पागल बनना चाहेंगे? बस इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप तैयार हैं पागल बनने के लिए तो तैयार हो जाइए। जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो उस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज पहली बार आए हैं। वो फिलहाल तो हम लोग को पागल ही समझ रहे होंगे, लेकिन तय बात है कि जब वो इस मीटिंग के बाद, इस सेमिनार के बाद बाहर निकलेंगे तो वो भी कहेंगे कि मुझे पागल बनना है। सब तैयार फिर? और इस बिजनेस की पूरी स्टोरी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी मिसेस कहती हैं कि तुमने जिंदगी में 3 अच्छे काम किए हैं। वैसे तो मैं मानता था कि 2 अच्छे काम किए हैं, लेकिन इन्होंने एक काम अपनी तरफ से और जोड़ा। बाद में मुझे लगा कि शायद मैंने भी वो काम अच्छा ही किया होगा। पहला काम कि मैंने इस बिजनेस को साइन अप किया, ये मेरी जिंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट था। दूसरा, मैंने बैंक की नौकरी छोड़ दी, मैं आजाद हो गया। और तीसरा, इनका कहना है कि तुमने मुझसे शादी कर ली। वाकई में उस चीज को मैं आज महसूस करता हूं कि आज अगर ये नहीं होती मेरे पीछे तो शायद मैं यहां पे ना होता। कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है, तो वो ये है। तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले इनसे रूबरू हो और इनको सुने। मिसेस नंदिनी बोस। थैंक यू। स्टील सिटी बोकारो, आयरन मैन्स, सारे लोग बहुत हैट्स ऑफ यू। जो भी गैदरिंग आज है, मैं बिल्कुल दंग हूँ। आई एम ओब्लाइज्ड। कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी शुरुआत करने से पहले, सबसे पहले मैं अपने इष्ट देव और अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं इस दुनिया में हूँ। ईश्वर ने मुझे एक इंसान बना के दुनिया में भेजा, माता पिता ने मुझे एक स्त्री का रूप देके यहाँ पे भेजा, और उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँगी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे फादर जॉब में थे और बहुत अच्छे से पोस्ट पे थे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। मदर मेरी बहुत हार्ड वर्किंग, बोल्ड लेडी थी, बहुत डोमिनेटिंग लेडी थी। हर चीज़ को मुकाबला करने में उनके अंदर एक बहुत खासियत थी और एक बहुत सैक्रिफाइसिंग नेचर था उनका। वो सारे संस्कार उन्होंने हमारे अंदर डाले। मेरे बड़े भैया मुझसे 13 साल के बड़े हैं। वो एडवोकेट हैं, वो बिजनेस में नहीं हैं, फिलहाल नहीं हैं। 3 बार साइन अप करके छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। वो बात की स्टोरी में बताऊंगी आपको। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगी लू रिगन एंड डार्लिंग रिगन को, जो मेरे अपलाइन डायमंड हैं। उसके बाद
BWW और एमवे को भी थैंक करना चाहूँगी कि जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और उससे भी बड़ा थैंक यू मैं मिस्टर बोस को करना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो मुझे साइन अप ना कराते तो शायद ये BBS मैं नहीं ले होती। उनका बहुत योगदान है। वो एक बहुत मज़ेदार स्टोरी है, वो मिस्टर बोस आपको सुनाएंगे, वो मैं नहीं सुनाऊंगी। उन्होंने मुझे बोल के रखा तुम मत सुनाना, मैं सुनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। एकेडमिक जो मेरा पढ़ाई लिखाई था वो एवरेज ही रहा है। बहुत कम एज में मेरी शादी हुई थी। जब मेरी 19 साल थी तब मेरे मिस्टर बोस से शादी हो गई थी और हम दोनों ही बहुत बड़े ड्रीमर थे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मिस्टर बोस ने एक और शादी करके रखी है। ताज्जुब खा रहे हैं? दूसरी शादी, यानी कि मेरी एक सौतन। जानते वो क्या था? इनका स्पोर्ट्स। और शादी के बिल्कुल 1 महीने बाद मेरा हनीमून जाने का बहुत सपना था, वो चूर चूर हो गया, क्योंकि इनको अपने बैंक के किसी काम से दिल्ली जाना पड़ा स्पोर्ट्स के लिए। उनका कुछ रीजन का स्पोर्ट्स था, वहाँ पे गए। बिल्कुल शादी के 1 महीने बाद अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के स्पोर्ट्स खेलने 15 दिन के लिए चले गए। तो दिल सौतन हुई ना वो। लेकिन वो था कि फिर मेरे जो मेरे इन लॉज थे, जो मेरे सास ससुर का ससुराल वाला परिवार था, वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करने वाले मुझे मेरे माता पिता मिले, जो उनकी वजह से मैं बहुत अपने आप को सिक्योर फील करती थी। और फिर मैं उन्हीं की सेवा में लग गई। कुछ काम करो। एक सपना मेरा था जो मैं वो करना चाहूँगी। मुझको सोने की बहुत अच्छी आदत है, मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है। सपने में कहते मुझे कोई अगर कहे अब 24 घंटा सो लो, मैं सोने को तैयार हूँ। और मैं शादी के पहले जब सोती थी तो मेरी माँ कहती थी कि तेरी सास ससुराल जाएगी, सास झाड़ू मारेगी, इतनी देर तक सोती 10 बजे तक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी सास मुझे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन मैं सुबह 5 बजे उठती थी इनके स्पोर्ट्स के चक्कर में। उनको सब बना के देना पड़ता था, फिर ये ऑफिस चले जाते थे, लौटते लौटते इनको 10 बज जाते थे। फिर थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, फिर शाम हम लोग सो जाते थे। इस तरह के लाइफस्टाइल चल रहा था। ऐसे लाइफ चलते चलते फिर मेरी 6 साल बाद मेरी बड़ी बेटी हुई प्रणोया, और इस समय वो ग्रेजुएशन में है। और छोटी बेटी 8th में है, उन्नति। 4 साल बाद उसका भी जन्म हुआ। लेकिन कुछ चीज़ ऐसा था जो मुझे लगता था जो मिसिंग है, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी बहू, बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी पत्नी तो बन चुकी थी। कभी भी मैंने इनको स्पोर्ट्स को लेकर शिकायत नहीं की, लेकिन मन में कुछ था। कुछ एक तो उनका समय नहीं मिल पाता था, ये बिल्कुल ही समय नहीं दे पाते थे। एक कहीं से कुछ एक कमी हो रही थी मेरे अंदर। वो जानते क्या था? वो था मेरा नाम, नंदिनी बोस। तब तो बोस नहीं थी, नंदिनी। और इस नंदिनी का अर्थ होता है कि दुर्गेश नंदिनी, दुर्गा और महेश का संतान नंदिनी। यानी कि कुछ सोच के मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा था। और दुर्गा सप्तमी में मैं पैदा हुई थी, लेकिन वो नाम, मेरे निक नाम जो मेरा नाम है, घर का नाम है, उसमें कहीं खो सा गया। और मैं शायद तलाश रही थी इस चीज़ को। लेकिन थैंक्स एमवे, जो वो मेरे जीवन में आया और मुझे BWW और मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मुझे अपना वो नाम वापस मिल गया। और मैं जानती हूँ यहाँ पे बहुत सी लेडीज़ हैं जिनको आपके नाम की भूख है। ये एक यही मंच है जहाँ पे आप अपने उस खोई हुई चीज़ को वापस पा सकते हैं। 15 साल मैंने अपने उस खोज में लगा दिए। हमारी शादी के 25 साल हो जाएंगे अगले महीने, लेकिन ये जो 10 साल थे ये बहुत अच्छे निकले। वो सारे सपने हमारे पूरे हुए जो हम चाहते थे। वो मैं स्टोरी अभी आपको बताती हूँ कैसे। धीरे धीरे समय चलता रहा, लेकिन कहते हैं ना, जो भी चीज़ मांगो अगर शिद्दत से मांगो, जो भी सपना देखो अगर शिद्दत से देखो, जो भी ड्रीम देखो वो अगर शिद्दत से देखो, तो सारी कायनात मिलकर उसको पूरा करती है। और यही हुआ। 1998 में जब ये बिज़नेस लॉन्च हुआ तो हम अपॉर्चुनेट थे कि वो बिज़नेस हमें मिला। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप बहुत तपस्या करो और आपके सामने ईश्वर आके खड़े हो जाएं, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। इस अपॉर्चुनिटी को मैं बहुत सीरियसली नहीं ले रही थी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम करके छोड़ चुके थे। बहुत सपने बहुत दिखाते थे, वो भी एक अलग स्टोरी है। वो बहुत सपने दिखाते थे और वो पूरे नहीं हो रहे थे, तो मेरा विश्वास सपनों के प्रति थोड़ा कम हो रहा था। लेकिन विश्वास था, कहीं ना कहीं अंदर से एक था। तो धीरे धीरे ये बिज़नेस को मैं नहीं समझ रही थी, नहीं आती थी मीटिंग्स वगैरह में। एक सेमिनार में ये मुझे पकड़ के ले गए ज़बरदस्ती
कहते हैं ना कि अगर आपको अपने स्पाउस को या अपने वाइफ को या हस्बैंड को इस बिजनेस में लाना है, साम दाम दंड भेद लगा के उनको लेके आइए, वो कामयाब जरूर हो जाएंगे। अब बिल्कुल मेरे साथ भी यही हुआ। ये मुझे लेकर गए, इसी तरह का एक सेमिनार था लखनऊ में और मैंने उसको अटेंड किया। वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जो लेडी स्टेज पे आई थी, वो जिस जगह से बिलोंग करती थी, अगर वो वहाँ पे रहकर उस बिज़नेस को बिल्ड कर सकती तो मैं तो बहुत अच्छे हालत में थी। मेरे ससुराल में ऐसा कुछ भी ऐसे बंदिश नहीं थी। उस दिन से लेकर आज का दिन है, मैंने कभी फिर अपने कदम पीछे नहीं लिए। मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स लेना शुरू किया, वो मैं ट्रेनिंग पार्ट में बताऊँगी। प्रोडक्ट्स में लेना शुरू किया, धीरे धीरे हमारे सारे सपने पूरे होते गए। लेकिन जब भी आप किसी कामयाबी के रास्ते पे जाएंगे तो बहुत सारे हर्डल्स, नेगेटिविटी, लोगों के टांग खींचना आता ही रहेगा। वो आपको हमेशा पीछे की तरफ खींचेंगे। लेकिन अगर आपने अपने सपनों को ढाल बना के आगे रखा तो कभी भी आप रुक नहीं सकते, आगे बढ़ते ही जाएंगे। कहते हैं फाइटर ही हमेशा विनर होते हैं। उसके बाद हमने धीरे धीरे बहुत सारे सपने पूरे गए। हमारे घर में हमारी कार आई, हमारी नई कार आई। इन्होंने कहा था, क्योंकि जब ये बिजनेस आया, मैं जब नहीं इनको सपोर्ट कर पा रही थी, तो इन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे सिर्फ दो साल का वक्त दो, सिर्फ 2 साल। मैं तुमको वो सारी खुशियाँ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें समय भी दूंगा, तुम्हें वो सारी जो सपने थे हमारे, वो सारे पूरे करूंगा। मैंने कहा चलो इतना दिया तो चलो, ये भी 15 साल तो दे ही चुकी हो, चलो 2 साल और सही। जब मैंने 2 साल दिए और उन्होंने वाकई एक ही साल के अंदर हमारे घर गाड़ी आई। धीरे धीरे इन सालों में बहुत सारे 4 गाड़ियां हमारी हो चुकी हैं। एक बहुत बड़ा बंगला बन चुका है। उसमें पिक्चर, क्योंकि हम दोनों को पिक्चर देखने का बहुत शौक है, सिनेमा देखने का, लेकिन हॉल में जाकर देखने का टाइम नहीं है। तो एक होम थिएटर बनाया घर में, एक ह्यूज होम थिएटर। फिलहाल वो हमारा मीटिंग रूम की तरह यूज़ होता है, लेकिन है वो होम थिएटर। उसे बैठ के हम लोग वीकेंड में बैठ के पिक्चर वगैरह देखते हैं बच्चों के साथ। इस तरह से सपने पूरे होने लगे। मेरी बड़ी बेटी, जिसका सपना था न्यूजीलैंड में पढ़ाई करने जाने का, वो सपना भी पूरा हो रहा है। वो 16 फरवरी को न्यूजीलैंड अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने जा रही है। किसकी वजह से? इस बिजनेस की वजह से। अब और भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और एक बहुत बड़ा सपना भी हमारे सामने है। कहते हैं जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो एक ऑब्स्टिकल सामने ईश्वर रख देता है कि पहले इसको पार करो फिर आगे जाओ। मैं बता रही हूँ, जो ये 25th मैरिज एनिवर्सरी मैंने जो अभी आपको बताया, ये हमारा एक अल्टीमेट ड्रीम है। हम लोग ने जब शादी के बाद ही हम लोगों ने तय किया था कि हम कोई भी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करेंगे, सिर्फ 25th मैरिज एनिवर्सरी होगी, हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तब मुझे नहीं पता था कि मेरा एमवे का परिवार, मेरा ब्रिट का परिवार इतना बड़ा हो जाएगा, बाकी मैंने नहीं सोचा था। लेकिन ईश्वर ने मेरे मुंह से निकाला था तो वो तो होना ही था। जगह सेट, वेन्यू सेट, लोगों का लिस्ट बन चुका, सिर्फ इनवाइट करना बाकी था। लेकिन ऑब्स्टिकल्स क्या है? एक तरह से अच्छा ही है। वो क्या है कि 8 फरवरी को हमारा मैरिज एनिवर्सरी है और 6, 7, 8 हमें पूना जाना है गो डायमंड के लिए। आप बताइए। और उसके बाद का सपना है हमारा डायमंड शिप का। 2, 3, 4 महीनों में हम डायमंड शिप क्वालिफाई कर लेंगे। आप बताइए कि हमें कहाँ होना चाहिए? मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में होना चाहिए कि हमारे गो डायमंड में होना चाहिए? गो डायमंड में होना चाहिए। तो हम लोगों ने बिल्कुल वही किया, पोस्टपोन कर दी उस पार्टी को। कैंसिल तो नहीं किया, क्योंकि सपने को कभी कैंसिल मत करिएगा, उसको पोस्टपोन करिएगा। अगर आपका सपना लाल मार्टिस का है या लाल होंडा सिटी का है तो उस होंडा सिटी को आप पोस्टपोन करिए डेट को, उसको कभी कैंसिल मत करिए। किंतु कैंसिल की हुई चीज़ कभी वापस नहीं आती। आपके मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द, वो अगर नेगेटिव ही क्यों ना हो, अगर वो निकला तो ईश्वर उसको पूरा करेगा। आपने कहा मुझसे बिजनेस नहीं हो सकता तो नहीं हो सकेगा। आपने कहा मुझसे बिजनेस हो सकता है, हो सकता है। इस गट्स के साथ बिजनेस को करना पड़ेगा। और हमने भी यही किया। हम जा रहे हैं अभी अपने उस मिशन को पूरा करने के लिए। इस पर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ब्रांड न्यू डायमंड की तरह आपके सामने आएंगे। और ये हमारा बहुत, जब सोचा डायमंड शिप लेना है तो लेना है। बस एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है? नेपोलियन बोनापार्ट की बहुत सारी कहानियां हैं, उसमें से एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक बार क्या हुआ कि उनको कभी हारने की इच्छा नहीं थी। वो जो भी काम करते थे जीतने के लिए करते थे। ही इज अ विनर।
और इसका प्रूफ ये हुआ कि एल्पस पर्वत जो है वो बहुत कठिन चढ़ाई है उसकी, बहुत ही कठिन, कि जो जितने लोगों ने एल्पस पर्वत की चढ़ाई की है वो मतलब खत्म, वापस ही नहीं लौटे। वहाँ पे एक झोपड़ी थी, वहाँ पे एक बुढ़िया रहती थी, एक बुढ़िया रहती थी, और उसका काम क्या था, लोग जब पहाड़ी पे चढ़ते थे तो उनको उस पर चढ़ने के लिए मना करती थी, उसका काम ही था। तो लोग जाते थे वापस नहीं आते थे। एक बोनापार्ट ने इस कहानी को सुना, वो वहाँ पहुँच गए। बुढ़िया को नेपोलियन बोनापार्ट की स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं था। उसने कहा बेटा इस पर्वत पे मत चढ़ना, ये पर्वत सबकी जान ले लेती है। उसने कहा कि माँ, उसने अपने क्या गले का हार उतारा मोतियों का और उस बुढ़िया के हाथ में दे दिया। तो बुढ़िया बड़ा आश्चर्य खा गई, कहा कि मैंने तुमको ऊपर जाने के लिए मना किया और तुम मोतियों का हार दे रहे हो? कि इसलिए दे रहे हो कि मुझे अगर कोई मना करता है तो मुझे जिद आ जाती है उसको पूरा करने के लिए। और उसने उस एल्पस पर्वत को पार किया और जो भी मतलब अचीव किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट में जब भी आप निकलेंगे, खास करके नए लोग, जब भी आप जाएंगे बिजनेस में, कोई आपको खींचेगा, नेगेटिविटी देगा, तो आप जिद बनाइए कि मतलब जिद इसलिए बनाइए कि मुझे उसको पूरा करके दिखाना है। क्योंकि आप जिस बिजनेस में हैं ये एक बहुत ही पवित्र बिजनेस है। आप जो भी सोचेंगे आपको मिलेगा। सिर्फ अपने सपनों को बिल्कुल जिंदा रखिए, क्योंकि आप एक इंसान हैं, एक ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन बीइंग का काम है सपना देखना। अगर जो इंसान सपना नहीं देखता है वो मरे के माफिक होता है। और बस इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूंगी और उस इंसान को बुलाना चाहूँगी जिसने मुझे आपके सामने खड़े होने के काबिल बनाया। मुझे याद है जब मेरी सिल्वर पिनिंग हो रही थी और जब मेरा नाम बुलाया गया, जैसे मैंने बताया कि मुझे अपने नाम की तलाश थी, और जब मुझे नाम से बुलाया गया मिसेस नंदिनी बोस, तो मैं ना सोच रही हूँ शायद किसी और को बुला रहे होंगे, और भी कोई नंदिनी होगी शायद। लेकिन जब मुझे फील होने का चलो उठो बुला रहे हैं हम लोगों को, मैं विश्वास नहीं, कहीं मेरे पैर कांप रहे थे। मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे मेरा वो सपना, जो सपना मैंने देखा था, इतने सालों से ढूंढ रही थी, वो मुझे इन चंद महीनों में, चंद सालों में मिल जाएगा। थैंक्स टू मिस्टर बोस, उनकी वजह से मुझे मेरा वो नाम वापस मिला। और मैं प्राउड करती हूँ अपने इस हस्बैंड पे कि जो एक जबरदस्त लीडर है, ही इज़ अ हीरो, और उनकी वजह से पता नहीं कितने लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं। और हम आए इसलिए हैं कि यहाँ बैठे हज़ारों लोगों के बीच में एक आदमी की ज़िंदगी अगर बदली गई तो हम अपने आप को बहुत ओब्लाइज, प्राउड समझेंगे। हेल्प हिम मिस्टर बोस। ऑसम। कैसा लगा आपको? एक जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। आप खुद ही देख रहे होंगे कि मेरा बैकबोन कितना मजबूत है, तो कामयाबी कैसे नहीं मिलेगी। तो मैं अपने बारे में बताऊं कि बहुत ज्यादा कोई ऐसा स्पेशल स्टोरी नहीं मेरा बचपन का, लेकिन हाँ, हम लोग ने बचपन में घुमा कर बहुत। मेरे फादर कैलटेक्स इंडिया लिमिटेड में थे, जो कि एक ट्रांसफरेबल जॉब था, अमेरिकन फार्म थी। तो बचपन से ही हम लोग घूमते रहे। मैं पैदा हुआ गोरखपुर में, उसके बाद थोड़ी सी मेरी परवरिश हुई गया में, गया से फिर बांकुड़ा चले गए, 1-2-4 साल वहां पे रहे। फिर बांकुड़ा से हम लोग कोलकाता आए, कोलकाता से फिर हम लोग कटिहार गए, वहां 1 साल पढ़ाई की। फिर वहां से जमशेदपुर आए, जमशेदपुर में करीब हमारी फिर 2-3 साल वहां पे पढ़ाई हुई। फिर वहां से हम लोग राउरकेला गए, तो वहां फिर उड़िया सीखना आ गया। तो काफी डिस्टर्ब होने लगा था। तब तक हम लोग हायर क्लास में पहुंचने लगे थे। मैं 3 भाई बहन में सबसे छोटा हूं, तो दीदी वगैरह को काफी पढ़ाई में दिक्कत होने लगी थी कि बार बार एजुकेशन में चेंजेस। फिर ये तय हुआ कि कहीं एक जगह सेटल हो जाए। तो हमारा मामा का घर था लखनऊ में, और अल्टीमेटली हम लोग लखनऊ चले गए। और लखनऊ बहुत खूबसूरत जगह है, आप सब आइए, आप सबको मैं इनवाइट करता हूं और आके देखिए। फिर अल्टीमेटली हम लोग वहीं पे बस गए, और फिर आगे की पढ़ाई मेरी हाई स्कूल, इंटर, बीएससी सब वहीं से होता रहा। बचपन से खेल में बहुत ज्यादा शौक था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बस उतना ही पढ़ते थे जिससे हम पास हो जाए। और लेकिन जो भी हमने पढ़ाई की उससे हमें मार्क्स जितना भी मिले नहीं मिले, लेकिन वो सब मेरे दिमाग में बैठता चला गया। वो सारी चीजें मेरे काम आए लाइफ में, और बहुत सारी मेरी पिताजी के बातें जो मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो कहते ना कि कभी कोई इंसान अगर कोई अच्छी बातें को सुनने को मिले या कोई आपसे बताए, आप देखेंगे अगर उसको लाइफ में इस्तेमाल आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो कुछ ना कुछ दे जाएगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट थे और मैंने कई स्पोर्ट्स में खेले हैं। खास करके मैंने इंटरवर्सिटी खेला क्रिकेट में, मैंने डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहा स्विमिंग में, टेबल टेनिस में मैंने डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहा, ऐसे कई स्पोर्ट्स में थे। तो अल्टीमेटली बीएससी पास किया 81 में, और बैंक का एग्जाम दिया, और पहली बार मेरा सिलेक्शन हो गया। 82 में मैं तुरंत, एकदम यंग थे और बैंक की नौकरी मिल गई।
तो मुझे उस समय लगा कि मुझे बिल्कुल दुनिया जहान मिल गई। एक बीएससी स्टूडेंट 81 में, जिसकी पॉकेट मनी मुश्किल से 10 रुपया हुआ करता था, और उसको एक नौकरी मिला 761 रुपए का। तो कैसा लग रहा होगा? आज मैं अगर किसी से कहता हूं कि मेरी पहली नौकरी का पहली तनख्वाह 761 रुपए थी, तो लोग हंसते हैं। लेकिन उस समय ये रकम बहुत बड़ी थी, और उस समय इतनी लाइफस्टाइल भी नहीं थी। तो हम लोग साइकिल से ही सब चलते थे, साइकिल से ही जाते थे। तो मुझे लगा कि मुझे दुनिया जहान मिल गई, उसमें 2-4-5 प्रमोशन ले लेंगे, चीफ मैनेजर या रीजनल मैनेजर बन जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और इसी से रिटायर हो जाएंगे। ये मेरी सोच थी, क्योंकि इससे आगे मैंने कभी देखा नहीं था। जो मैंने अपने पिताजी को देखा वही मैं भी सोचता था। 84 में हमारी शादी हो गई, और मुझे एक ऐसा पत्नी मिले जो कि बहुत बड़ी ड्रीमर्स थी। ड्रीमर्स मैं भी था, और एग्रेसिव भी था स्पोर्ट्स में काफी। तो मेरा तो लाइफ ठीक ठाक बीत रहा था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था। मैंने कभी इस चीज को महसूस नहीं किया। लेकिन कुछ सपने थे जो हम लोग पाना चाहते थे। तो उस समय एक सीरियल आता था, शायद आपने देखा होगा, मुंगेरी लाल की हसीन सपने। हम लोग को भी कुछ ऐसा हालत था, हम लोग भी कुछ सपने देखते थे और सोचते थे पता नहीं कब ये सब पूरा होगा। लेकिन नाराज नहीं थे अपनी जिंदगी से, सब कुछ ठीक चल रहा था। जागीर में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिली हुई मुझे पिताजी से, तो एज इट इज चल रहा था। करते करते दिन बीतते चले गए। 90 में मेरी बड़ी बेटी हुई, और 94 में मेरी छोटी बेटी हुई। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जिंदगी में। कहते हैं ना कि मेरे पिताजी एक कहते थे कि बेटा, फॉर्चून जिंदगी में आते रहते हैं, फॉर्चून दस्तक भी देगी। अगर आपने दरवाजा नहीं खोली तो वो फॉर्चून चली जाएगी और अपनी बेटी को भेजेगी मिस फॉर्चून, फिर झेलिए मिस फॉर्चून को। तो वो एक टर्निंग पॉइंट मेरी जिंदगी में बना, और 12 साल नौकरी करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं गलत जगह आ गया, मुझे बैंक में होना ही नहीं चाहिए था। ये मैंने 12 साल नौकरी करने के बाद एहसास किया। शायद वो उस एहसास ने मुझे और कुछ करने के लिए मजबूर किया, और आज मैं यहां पे हूं। हुआ ये था कि 94 में 6 महीने के अंदर मेरे घर में 4 मेजर ऑपरेशंस हुए। मेरी माँ का 2 ऑपरेशन हुआ, गॉल ब्लैडर और हार्निया का। मेरे फादर का पैर टूट गया था, उनका ऑपरेशन हुआ, और मेरी दूसरी बेटी हुई सिजेरियन से। नेचुरली हर इंसान चाहता है कि अपने घर परिवार का सबसे अच्छी देखभाल हो। मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सारे काम करवाए। बैंक वालों को अगर कोई होगा यहाँ पे, उनको मालूम होगा कि इतनी ज्यादा रिएम्बर्समेंट नहीं मिलता है। तो क्या हुआ कि मुझे तमाम इधर उधर से जो भी मैंने पैसा जमा किए थे वो चले गए, लोगों से और भी उधारी लेनी पड़ी, और अल्टीमेटली मुझे, मेरे पास एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल था, मुझे वो भी बेचना पड़ा, क्योंकि जिंदगी से पहले ये सब चीजें नहीं आती है। कुल मिला के मैं अर्निंग मेंबर था, और मैंने इनको किसी तरीके से संभाल लिया। ठीक हो गया सब, घर आ गए, और मुझे लगता था कि मैं नौकरी में हूं, धीरे धीरे ये सारी चीजें मैं कर लूंगा। मैं इस चीज को इसलिए सुनाता हूं ना, कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी में हर चीज सिक्योर है। मैं भी ऐसा सोचता था कि मैं बैंक में हूं, सिक्योर हूं, मेरा जॉब सिक्योर हो सकता था, लेकिन मैं सिक्योर नहीं था, क्योंकि उसी समय एक बहुत बड़ा हादसा हुआ मेरे साथ, बल्कि हादसा होते होते रह गया। लेकिन शायद वो मेरी टर्निंग पॉइंट बन गई। उस समय तो मैं नहीं समझा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं वही मेरी जिंदगी का मोड़ था। हुआ ये था कि मैं पैदल हो गया था, और मैं पैदल घर से निकल के ऑफिस जाता था, और ऑफिस मेरी उस समय 14 किलोमीटर दूर थी मेरे घर से। तो मैं जाकर ऑटो में बैठ के ऑटो से जाता था। तो एक दिन ऐसे मैं निकला और रोड में चल रहा था, उसी समय मेरा एक बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट होते होते बचा। एक गाड़ी बिल्कुल रेंगती हुई मेरे को घिसती हुई चली गई, बिल्कुल छूती हुई निकल गई, और एकदम से मैं चौंक गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस समय मेरे मन में कोई और बातें नहीं आई, केवल एक ही बातें आई कि इस समय अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे फैमिली का क्या होता, मेरे माँ बाप का क्या होता, मेरी वाइफ का क्या होता, मेरे बच्चों का क्या होता। वो सब तो बिल्कुल सड़क पे आ जाते हैं। और मैंने जिंदगी में उस समय बिल्कुल अपने आप को बहुत ही इनसिक्योर महसूस किया। फिर मैं सोचने लगा, इसका मतलब कोई भी इंसान अगर वो सिंगल हैंडेडली सिंगल डायरेक्शन से पैसा कमा रहा तो वो सिक्योर नहीं है। मानते इस बात को? चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसी हो, चाहे सर्जन हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे कोई भी हो, अगर सिंगल हैंडेडली सिंगल डायरेक्शन से पैसा कमा रहा तो सिक्योर नहीं हो सकता है। तो ये मेरे दिमाग में एक बैठ सा गया कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिसमें मैं रहूं चाहे ना रहूं, ये इनकम मेरी आनी चाहिए, मेरे फैमिली के ऊपर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। उसी समय मेरे पिताजी बार बार मुझे पोक करते थे कि बेटा जमाना बदल चुका है, कुछ और करो, क्योंकि 91 में ग्लोबलाइजेशन हो चुका था, गैट में वीटो में साइन हो गया था, और हिंदुस्तान की लाइफस्टाइल में चेंजेस आने लग गए थे। उस समय मैंने पहली बार अपनी सैलरी में थोड़ी सी टाइटनेस फील की। मुझे लगने लगा कि ये सारी चीजें काश अगर मेरे पास भी होता, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने वो सब करते हुए देख रहा था। तो वो चीज मैंने पहली बार महसूस किया, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। तो बार बार मेरे पिताजी भी एक चीज कहते थे, बहुत पहले से ही कहते थे कि मैं बैंक में नौकरी कर रहा था, सबको पसंद था, मेरी माँ तो बहुत खुश थी एक्सेप्ट मेरे फादर। वो कहते थे तुम गलत जगह आ गए,
तुम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, तुम कहां पे आ गए, तुम्हें कुछ और करना चाहिए। जब मैं बैक में तो मैं पिताजी से कहता था आपने क्यों नहीं किया, ये मेरा सवाल उनसे होता था। तो वो एक ही चीज कहते थे कि हमारे उस समय इसकी जरूरत नहीं थी। और सच बात भी है, जो उस समय के हैं वो सोच सकते हैं मेरे पिताजी और मेरे बचपन के लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन मेरे बचपन की लाइफस्टाइल में और मेरे बच्चों की लाइफस्टाइल में बहुत अंतर है। मानते हैं इस बात को? जमीन आसमान अंतर है। आज जब मैं अपनी बेटी से कहता हूं कि हम लोग जब छोटे थे तो टेलीविजन नहीं हुआ करता था, तो वो मानते ही नहीं है। कह रहे कैसे हो सकता, फिर आप लोग शाम को करते क्या थे? वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसके बीच में पैदा हुई। तो पिताजी एक चीज कहते थे कि बेटा ठीक है तुम बैंक में जॉब कर रहे हो, आज तुम्हारा रोजी रोटी उससे चल रहा है, उसको तुम कंटिन्यू रखो, लेकिन कुछ करो, पार्ट टाइम में भी कुछ करो, डाइवर्सिफाई करो। ये चीज वो बार बार कहते थे, मेरे नहीं समझ में आता था। मैं बार बार एक ही चीज कहता था, आपने क्यों नहीं करते थे? तो वो एक समय एक एग्जाम्पल देते थे कि आज के डेट में जो भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस हो, हर आदमी डाइवर्सिफाई कर रहा। मानते हैं इस बात को? इसका मतलब डाइवर्सिफिकेशन कौन लोग कर रहे हैं? जिनके पास जितना ज्यादा पैसा है। तो पिताजी एक ही एग्जाम्पल दे रहे थे कि आज इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे टाटा हो, क्या इनको पैसे की कमी है? कोई कमी नहीं। तो इनको दूसरे काम करने की क्या जरूरत है? ये सवाल वो मेरे सामने रखते हैं। और वो ये कहते थे कि अगर इनको जरूरत है तो तुम्हें तो जरूरत है ही है। मानते हैं इस बात को? इसका मतलब इस बात से आप सहमत है कि आज के डेट में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम इज मस्ट, जरूरत हो गया। एक इनकम इनफ नहीं है। ऐसे लोग मिलते भी हैं मुझे आज। कुछ लोग कहते हैं कि आई एम सेटिस्फाई, मैं तो 25,000 कमा रहा हूं, 50,000 कमा रहा हूं, 1 लाख कमा रहा हूं। तो मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप 25,000 कमा रहे तो 50,000 क्यों नहीं कमा रहे? अब 50,000 कमा रहे तो 1 लाख क्यों नहीं कमा रहे? कमाई का कोई अंत है क्या? कोई अंत नहीं है। अगर ये लोग कमा सकते हैं, ये बड़े बड़े लोग, तो हम लोग क्यों नहीं? तो एक टर्निंग पॉइंट बना मेरे जिंदगी में। तो मुझे लगा कि हाँ वाकई में कुछ करना चाहिए। थोड़ा सा स्पोर्ट्स से, जिससे कुछ कैरियर तो बनना नहीं था, मैं एंटरटेनमेंट के लिए केवल खेलता था, मैं उससे हट के कुछ काम करने लगा। और वो जो दौरान थी 94 से लेकर 98 इस बिजनेस के मिलने तक, मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन सभी पार्ट टाइम में थे। बहुत बड़ा मकान था, तो नीचे सबसे पहले मैंने एक पोल्ट्री खोला, उसके बाद मैंने कपड़ों का बिजनेस किया। एक के बाद एक चेंज करते रहे। किसी भी बिजनेस में मैं फेलियर तो नहीं रहा, लेकिन होता यह था कि जब मैं उसमें मेहनत करता था, समय देता था, तो पैसा आता था, और समय नहीं देता था तो पैसा नहीं आता था। और जितना इनकम मुझे चाहिए था वो स्कोप उसमें नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने पहले पोल्ट्री खोली, मैंने सब ब्रोकरशिप का काम किया, मैंने कपड़ों का बिजनेस किया, मैंने बर्तन का बिजनेस किया, मैंने नर्सरी, छोटे छोटे प्लांट्स का बिजनेस किया। इस तरीके से मैंने कई सारे बिजनेस किए। और जब भी कोई नया बिजनेस करते थे, अपने मिसेस से एक वादा करते थे कि इस साल तो कार जरूर आएगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं, एक बार भी वो कार आ नहीं पाया। तो बस यही सब चल रहा था। अचानक मुझे 98 में इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली, बिल्कुल एक अजीबोगरीब ढंग से। मैं लुकर था, मैं ढूंढ रहा था कुछ करने के लिए, और जैसे ही किसी इंसान ने कहा, मेरे बैंक में मेरे एक इंसान से मुलाकात हुई, और वो ट्रैवलर्स चेक इनकैश कराने आए थे, और मुझसे पूछा, जब हम जाके उनसे मिले, मैं आई हेल्प यू के थ्रू, कि आपको मैं क्या सेवा कर सकता हूं, तो उन्होंने बताया कि हम लोग आए हुए हैं और किसी से मिलना था। जिन्होंने मुझे बुलाया था वो बाहर चले गए, तो हम आए हैं कुछ पैसा ऐसा लेके, होटल का पेमेंट करके हमें लौटना है, क्योंकि उस समय क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं चलता था। तो हमने एक होता ना क्यूरियोसिटी कि आप क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी था, उसको लेके आए हैं। तो मेरे एकदम से एरियल एंटीना तुरंत खड़ा हो गया। तो हमने कहा कि कैसा अपॉर्चुनिटी है, और उस समय तक मेरे मन में यही बसा हुआ था कि बिजनेस का मतलब बहुत सारा पैसा, क्योंकि मैंने 18 साल बैंक में जॉब किया, जिसमें 12 साल मैंने लोन्स डिपार्टमेंट में काम किया, पीएसएल में। तो वो चीज मैं देखता था वहां पे। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा बिजनेस और कैसा अपॉर्चुनिटी। कह रहे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी जो हिंदुस्तान में लॉन्च होने वाला है। उस समय लॉन्च हुआ नहीं था, बस आगे पीछे होने ही वाला था, और इसके लिए हम लोग कुछ अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो बड़े ड्रीमर्स हैं। तो मैंने तुरंत अपने आप को ऑफर दिया कि क्या मैं कर सकता हूं। कह रहे हाँ बिल्कुल। और तुरंत मैं शाम को उनके होटल में चला गया, और इमीडिएटली उस प्लान को मैंने देखा। और जैसे ही देखा, वो प्लान पूरा हो भी नहीं पाया था, मैंने अपना मत दे दिया कि मुझे करना है, बताइए मुझे क्या करना होगा। और इमीडिएटली मैंने फॉर्म साइन अप किया, और मैं इस बिजनेस में आ गया। अब क्योंकि मैं बैंक में था, तो अपने नाम से तो कर नहीं सकता था, एक डर था कि गवर्नमेंट जॉब में हूं, कहीं कोई और बात ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आप मिसेस से साइन करा के लाइए।
तो मैं घर पहुंचा और इससे पहले इतने वादे कर चुके थे, तो इस बार मेरी ये हिम्मत नहीं पड़ी कि इनसे फिर दोबारा कहूं कि एक नया बिजनेस। तो ये काफी, और साइन कराना था, तो ये काफी बिजी थी। उसी समय मैंने कहा कि कुछ बैंक के नॉमिनेशंस के पेपर हैं, तुम्हारी साइन की जरूरत है, इस पे साइन कर दो। रेपुटेशन ठीक ठाक था, इन्होंने बिना देखे साइन कर दिया और मैं इस बिजनेस में आ गया। इनको मालूम ही नहीं पड़ा। उसके बाद फिर रिपीट एक मीटिंग था उसका थोड़े दिन बाद, तो मैंने इनसे कहा कि कोई एक इंसान बाहर से आए हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, चलो चल के सुनते हैं। शाम को फ्री थे, तो कहा चलो घूमने का मौका मिलेगा इस बहाने। तो वहां पे हम लोग गए, 10-12 लोग थे। वो साहब वहां पे प्लान दिखा रहे थे। मैं उनका नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि वो इस समय बिजनेस में है नहीं। तो वो साहब इस समय वो प्लान दिखा रहे थे और सभी लोग देख रहे थे, सबकी निगाह सामने थी और मैं अपने मिसेस को देख रहा था इसका रिएक्शन क्या है। तो देख रहे थे ये कर रही बीच बीच में। तो जैसे ही प्लान खत्म हुआ मैंने इससे पूछा कैसा लगा, किया जा सकता है? कह रहे हाँ ठीक है किया जा सकता है, हम लोग कर चुके हैं। हमने इनसे कहा हम लोग कर चुके, जो तुमने साइन किया था वो यही था। और मैं इस तरीके से बिजनेस में आ गया। उसके बाद बिजनेस में आने का मतलब ही आप समझ सकते हैं, चैलेंजेस स्टार्ट। और कहते ना, अभी विवेकानंद की एक किताब मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था उन्होंने कि अगर आप कामयाबी के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं और उसमें रुकावटें नहीं आ रही है, उसमें कोई हर्डल्स नहीं आ रहे, कोई आपका टांग नहीं खींच रहा है, तो वो कामयाबी का रास्ता हो ही नहीं सकता। उसको बदलिए और दूसरे रास्ते पे आइए। तो ये चीज मुझे समझ में आ गया कि ऐसा कुछ होने वाला है। और मेरे अपलाइन मिस्टर ल्यू रिगन ने मुझे बताया कि ये सारी घटनाएं तुम्हारी जिंदगी में घटने वाला है। तो मैं थोड़ा केयरफुल भी था। कभी कभी ह्यूमन बीइंग हूं तो हर्ट भी कर जाता था लोगों की बातें, लेकिन हमारे अपलाइन बहुत ही महान है और वो हमेशा फोन से हमें संतुष्टि दे देते थे और मुझे दिलासा दे देते थे। तो चालू हो गया, 120 की स्टाफ थी, 119 लोगों ने ना किया, एक आदमी पॉजिटिव था, वो मैं था। सारे रिश्तेदारों को प्लान दिखा दिया। होता है ना यही, जब भी कोई बिजनेस में आता है नया नया, तो सबसे पहले किसके पास जाता है? जो उसके सबसे करीब वाले हैं। तो मैं भी वही किया, रिश्तेदार, मेरे बैंक के कलीग्स, मेरे मोहल्ले के दोस्त, इन सबके पास गया, मैंने उनको प्लान दिखाया। तो सबने बड़ी हंसी मजाक उड़ाई और बिल्कुल एक मोहन लगा दिया कि बॉस पागल हो गया, कहां खेल उल्टा था, आजकल पैसा 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 लेके घूमता रहता है, पता नहीं क्या क्या करता है। तो मैं भी एक जिद में लगा था कि नहीं, अगर ये बिजनेस इतने सालों से, 36 साल से 38 साल से दुनिया में हर जगह कामयाब हो रहा, तो ये हिंदुस्तान में कामयाब जरूर होगा। तो लोगों ने एक मोहर लगा दी कि बॉस पागल हो गया। तो मेरी सोच ऐसी बनी, मैंने हर चीज को पॉजिटिवली लिया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब आपके साथ होगा। तो मैंने ये लिया कि इतने बड़े लखनऊ शहर जहां 40 लाख लोग रहते, केवल मैं अकेला पागल? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जैसे कुछ पागल जरूर होंगे और उसे ढूंढना है। और मैंने उन्हीं को ढूंढने में लग गया और अल्टीमेटली मुझे एक पागल मिला। और देखते देखते आज पता नहीं कितने पागल मेरे इस बिजनेस में हैं, मुझे खुद नहीं मालूम। और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं इस बिजनेस को। तो वही चीज है। तो क्या आप भी पागल बनना चाहेंगे? बिल्कुल। एक कड़वी सच है, खास करके ये मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए जो अभी अभी इस बिजनेस में है या आने के लिए सोच रहे हैं। सोच के जवाब दीजिएगा, आपका बुरा कौन चाहता है? जो आपको जानता है या आपको नहीं जानता है? आपका टांग कौन खींचेगा? आप लोग राय किससे लेते हैं? बस यही गलती होती है। तो ये गलती मुझसे भी हुई थी। और खास करके मेरे रिश्तेदार जो थे, लखनऊ में मेरे बहुत बड़ी फैमिली है, मामा के घर के करीब 70-75 फैमिलीज हैं, सब मेरे अगेंस्ट हो गए। कुछ तो मेरे घर में पहुंच गए, मां को समझाने, इसको रोको, क्या हो गया देखो, पता नहीं क्या कर रहा। तो उस समय मुझे नहीं समझ में आता था कि 4,400 रुपए में, बल्कि 4,400 नहीं, 4,200 रुपए में कोई आदमी क्या बैंकक्रप्ट हो सकता है? मैं अच्छी नौकरी कर रहा था, मैंने 4,200, इससे पहले 5,000 10,000 मैंने कहीं ठग आए, खो गया, तब तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, तब कहा तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना ही था। इस बार 4,200 लोग, लोग क्यों परेशान हैं? तो मेरे मन में एक ठनका कि इतने परेशान क्यों, इसको रोको, इसकी नौकरी चली जाएगी, ये चला जाएगा। मैं कोई फ्रॉड तो मैं कर नहीं रहा हूं कि मेरी नौकरी चली जाएगी। तो मैं बार बार इस चीज को अपने अपलाइन से, उनका जब भी फोन आता था मैं उनसे पूछता था, तो एक ही चीज जवाब देते थे कि बॉस अगर ये सब नहीं होगा तो तुम कामयाब बनोगे कैसे? लेकिन थैंक गॉड, थैंक्स टू माय रिलेटिव्स, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ इस बिजनेस में नहीं आए, मैं उनको हमेशा थैंक्स देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलना सिखा दिया, इतना मजबूत कर दिया मुझे, मेरे इरादों को और मजबूत कर दिया।
तो वो कहते थे कि तब के भी तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो इन्हीं के पास चले जाओ। इस सेशन को मैं बाद में जब आपके ट्रेनिंग सेशन में आऊंगा मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊंगा। तो एनीवे, तो बिजनेस चल पड़ा। अल्टीमेटली एक साहब मेरे साथ इस बिजनेस में जुड़ा है, मिस्टर मदन लाल, और वो एक जूनियर इंजीनियर थे जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। उनका एक रोड एक्सीडेंट से डेथ हो गया था। और फिर धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता चला और बहुत दिन तक मैं 9% में अटका रहा, बिल्कुल फाउंडर बनने वाला था तो मैं उसमें अटका हुआ था, उसके ऊपर नहीं जा रहा था किसी भी कंडीशन में। और 10-15 लोगों की बातचीत होती थी, मतलब मीटिंग होती थी। किसी दिन अगर 10 लोग आ जाते थे हमारी मीटिंग में तो हम लोग चाय पी के सेलिब्रेट करते थे उसको, यार 10 लोग थे और आज हालत ये देखिए। तो एनीवे, मैं कंटिन्यू कर रहा था, केवल इसलिए कर रहा था कि मेरी जेब से क्या जा रहा है। और ये कंपनी, एक सिंपल लॉजिक की बात है कि ये कंपनी अगर 90 देशों में कामयाब हुआ है तो हिंदुस्तान में भी कामयाब जरूर होगा। लॉजिक क्या कहता है? अगर इसको पकड़ के रखें तो इसकी कामयाबी के साथ साथ कुछ तो ऊपर तक हम भी पहुंच जाएंगे। केवल ये सोच के मैंने इसको पकड़ के रखा और हुआ। कहते ना कि अगर कोई बात आप दिल से, किसी बात को आप दिल से बार बार सोचे तो वो घटना आपकी जिंदगी में एक बार घटेगा जरूर। यही हुआ, एक के बाद एक मेरी स्पॉन्सरिंग होती चली गई, टीम बढ़ती चली गई। आज एक बहुत बड़ी टीम बन चुकी है। मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरे नेटवर्क में कितने लोग हैं, कहां हैं, कुछ नहीं मालूम। बिजनेस इंटरनेशनल हो गया, बाहर भी चला गया और फैलती ही चली जा रही है। वो जो पहला लेग था जिसके ऊपर मैंने सबसे ज्यादा काम किया है, आज उस लेग में डायमंड भी है, 5-6 एमरल्ड्स भी हैं, 50 से ज्यादा फाउंडर और प्लैटिनम्स हैं। सिल्वर गोल्ड की तो मुझे मालूम ही नहीं कितने हैं। ह्यूज टीम बन चुकी है। इसी तरह से एक दूसरे आए, डॉक्टर शैलिन, कभी उसका भी मौका मिलेगा वो भी आएंगे, आपके साथ बात करेंगे। और मैं गया था, उनके पिताजी मेरे साथ बैंक में थे। मैं उनके पिताजी को प्लान दिखाने गए थे और ये होम्योपैथी के डॉक्टर थे, ये बीच में आ गए, कूद पड़े। तो वही चीज है ना जो मेरी मिसेस कह रही थी कि आप इरादा करिए, कायनात आपके साथ होगा। वो मेरे सामने आ गए और उनको मैंने प्लान दिखाया और वो बिजनेस में आ गए। और वो भी एक ह्यूज लेक बन चुका है, काफी लोग हैं उसमें, पूरे बिहार में फैला हुआ वो बिजनेस है, साथ में और भी स्टेट्स में। इसी तरीके से मेरे ब्रदर आए और ब्रदर के नीचे कुछ अच्छे स्पॉन्सरिंग हुए, बैंक के लोग आए और वो भी टीम आज काफी बड़ी हो चुकी है। उसमें 3-4 फाउंडर प्लैटिनम्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, तमाम। तो इस तरीके से सब बिजनेस बढ़ती ही चली गई और मैं वर्क करता चला गया। ये जो बीच में जो चैलेंजेस आए, इन चैलेंजेस को मैं ओवरकम करता रहा और कुछ ना कुछ जिंदगी में टर्निंग पॉइंट बनते रहे, कोई ना कोई कारण बनता रहा जो मुझे मोटिवेट करता रहा। इसीलिए कहते ना कि लोग पूछते हैं कि इस बिजनेस में कामयाब होने का फंडा क्या है। जिंदगी में कामयाब होने का कोई फंडा नहीं है, केवल जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उससे जुड़े रहिए, उस चीज को देखते रहिए, तो वो आपके दिल में बस जाएगा। कोई एक कारण मिल जाएगा, कोई इमोशन आपको दिल को छू जाएगा और उसके कारण आप इस बिजनेस को करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि अगर कारण मजबूत नहीं है तो कोई ना कोई आके आपको इस चीज से हटा देगा, भटका देगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुए। 2-3 किस्से जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, मैं भी आपको कोरिलेट कर सके। तो सबसे पहला, जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैं एफर्ट्स तो कर रहा था लेकिन इतना भी नहीं कर रहा था। तो उसी समय कुछ ऐसे हादसे हुए जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी। 98 की बात है, मैं बैठ के एक टीवी देख रहा था तो अचानक तनिष्क गहने का एक एडवर्टाइजमेंट आने लगा और उसमें हेमा मालिनी इंटरव्यू दे रही थी। तो उनसे पूछा गया कि इनके गहने कैसे हैं। तो हेमा मालिनी कहने लगी कि इनके गहने बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है और सबसे अच्छी बात है कि सस्ते हैं, 12-15 हजार 20 हजार में मिल जाते हैं। ये सुन के तो मेरा दिमाग घूम गया कि हम लोग फिर लाइफ में स्टैंड कहां करते हैं। हम तो किसी को दे नहीं सकते, कोई हमें भी नहीं देता है और हम लोग, लगता है कि हम लोग, एक ईगो था ना बैंक का, वो उस दिन बिल्कुल टूट सा गया। मेरा सारा जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो सब एकदम चूरमार हो गया, खत्म हो। उसी समय मैं दिल्ली गया और एक लेडी से मेरे अपलाइन ने मेरी मुलाकात कराई जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ थी और वो इस बिजनेस में थी। जब मैं उनके घर गया रात को डिनर में, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके घर जो मैं सपना नहीं देखता था उससे कहीं ज्यादा उनके पास था पहले से, और वो इस बिजनेस को कर रही थी। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे पूछा कि मैडम आपके पास तो सब कुछ है, मेरे सपनों से भी ज्यादा आपके पास है, तो आपको इस बिजनेस की क्या जरूरत है। क्योंकि मैं तब तक ये सोचता था ये बिजनेस केवल गरीब को अमीर बनाने का लिए है, मेरे जैसे लोगों के लिए है। तो उन्होंने एक सिंपल एक लाइन का जवाब दिया जो मेरी जिंदगी का दूसरा टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने एक सिंगल लाइन में जवाब दिया, जैसे आप मुझे देख के सोच रहे, मैंने भी किसी और को देखा, मुझे लगता है कि मैं उनके सामने भिखारी हूं।
तब मुझे लगा कि कामयाबी कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक जर्नी है, एक जर्नी है, और कितना आप देख सकते हैं इसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। उसी समय कुछ एक के बाद एक कुछ हादसे होते चले गए, और सच बात है कि ये जितने भी हादसे इसलिए हुए मेरे साथ क्योंकि मैं लगा हुआ था। मैं इस सिस्टम से, इस ब्रिज सिस्टम से, इस बिजनेस से मैं जुड़ा हुआ था, मैं इससे अलग नहीं था। घटनाएं वहीं घटेंगे जहां पे आप जाएंगे। अगर घर पे बैठे रहेंगे तो कुछ ऐसा घटना घटने वाली है क्या? नहीं, तो आपको निकलना पड़ेगा। तो मैं लगा हुआ था, तो कुछ इमोशनल बातें जो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर गई उस समय, और एक कारण फिर से बना। कहते ना कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ कारण होना चाहिए, मानते हैं इस बात को? और कारण जितना बड़ा होगा आपके एफर्ट्स भी उतनी बड़ी होगी। और कारण कुछ ऐसा बन जाए जिसको सोचने पे आपके आंखों में आंसू आ जाए, तो कोई भी आपको कामयाबी से रोक ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं होता। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 98 की बात है कि मेरी बेटी उस समय 5th में पढ़ती थी, बड़ी वाली बेटी, अचानक मेरे पास आई और कहा कि पापा पापा मुझे पैसा दो, मुझे यूएसए जाना है। वो तो समझी कि मैं पर्स निकालूंगा, कुछ पैसे दे दूंगा, वो चली जाएगी। छोटी सी लड़की थी, वो तो पापा को समझ में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तो हमने कहा कि कुछ टीचर ने लिख के दिया, कह रहे हाँ डायरी में लिखा है। तो मैंने डायरी में देखा 80,000 घूमने जाने के लिए। तो 80,000 एक बैंक एम्प्लॉय 98 में, जिसमें मेरी सैलरी होगी 16-18 हजार, कहां से पे करता, वो भी घूमने जाने के लिए। मैं बच्चे से ये भी नहीं कह पा रहा था कि बेटा तुम्हारा बाप निकम्मा है, तुम्हें ये नहीं दे सकता है। मुझे ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने उनको फुसलाने की कोशिश की कि बेटी अभी तुम बहुत छोटी हो, कुछ बड़ी हो जाओ तो मैं तुम्हें यूएसए क्यों, पूरी दुनिया घुमा दूंगा। शायद ये मेरी बात उसको सेटिस्फाई नहीं किया। बेटी ने तुरंत जवाब दिया, इसका मतलब पापा हम कभी विदेश जा ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल हर्ट कर गया मुझे, बिल्कुल दिल को छू गया। मैं अंदर ही अंदर रो पड़ा, और उस दिन मुझे फील हुआ कि मैं किस बात का बाप जो मैं अपनी बेटी के अपने एक छोटे से सपनों को पूरा नहीं करा सकता। तो उसने एक और कारण बना दिया इस बिजनेस को करने के लिए। चाहे जितनी भी ठंडक हो, बरसात हो, गर्मी हो, मुझे इस बिजनेस को करने से कोई रोक नहीं पाया। कारण मेरा था। उसी समय एक और हादसा हुआ 99 के अर्ली में कि हमारे पास एक स्कूटर हुआ करता था बजाज, हीरो होंडा बेचने के बाद मैंने उसको खरीदा था। और कहीं भी लखनऊ में कोई फंक्शन हो, वहां पे इतनी ऑटो वगैरह से लोग कैरी नहीं करते हैं, सब अपनी कन्वेंस से जाते हैं। तो हम लोग भी जाते थे, कहीं भी कोई रिश्तेदारी में कोई फंक्शन हुआ, जहां भी हुआ, तो 4 ही लोग हो पाते थे उसमें, मैं, मेरी मिसेस और मेरे 2 बच्चे। तब तक फादर हमारे एक्सपायर हो गए थे, घर में केवल माँ। तो एक ही आदमी सैक्रिफाइस करता था, वो था मेरी माँ। तो अचानक एक दिन पता नहीं क्या हुआ, शायद ये ऊपर वाले का एक प्लान था, एक टर्निंग पॉइंट बनाना था मेरी जिंदगी में, मेरे इरादों को और मजबूत करना था। माँ के मुंह से अचानक निकला कि काश बेटे अगर तुम्हारे पास कार होती तो मैं भी जा पाती। ये भी बात बिल्कुल दिल को छू गई। और फिर मुझे लगने लगा कि मैं कैसा बेटा हूं कि अपने माँ को नहीं ले जा सकता, होता ही नहीं जिंदगी में। तो मेरे दिल में इस चीज को बहुत बुरी तरह बैठ गई ये बात। अब तो मैंने कहा कि ये दोनों काम होके रहेगा, और मैंने मेहनत करना शुरू किया, और विद इन 3 to 4 मंथ मैं सिल्वर हो गया। और मार्च 99 में मैं सिल्वर हो गया। उसके बाद मेरा आज की डेट तक कभी बिजनेस पीछे नहीं गया, हमेशा ऊपर ही जाता रहा। और उसी साल जून में अपनी बेटी की, बड़ी बेटी की बर्थडे, एज ए गिफ्ट उसको मैंने 35 दिन के लिए यूएसए भेजा। ये इस बिजनेस का एक अचीवमेंट था। उसके बाद उसके जितने भी बर्थडे हुआ हम लोग ने उसको विदेशों में ही सेलिब्रेट किया। अगला बर्थडे जापान में, फिर यूके में, फिर मॉरिशस में, फिर पटाया में, फिर वो बांग्लादेश घूमने गई। अभी हम लोग फुकेट घूम के आए हैं। अब वो अपनी पढ़ाई करने, जस्ट अपने सपनों को पूरा करने, कोई नौकरी करने के लिए नहीं जा रही है। तो जिंदगी में वो उसने कुछ एक बार खोया जरूर था, एक बार मैं दे नहीं पाया था, लेकिन आज जब मैं अपनी बच्चों की आंखों में देखता हूं तो उसके आंखों में मैं अपने प्रति एक विश्वास झलकता हुआ पाता हूं। और जिंदगी में आप देखेंगे कामयाब बहुत लोग होते हैं, लेकिन जिस दिन आपके बच्चे कहेंगे कि मेरे माता पिता मेरे हीरो हैं, वो दिन सबसे अच्छा होगा। कैसा फीलिंग होगी? तो आज मेरे बच्चे कहते हैं कि मेरे हीरो मेरे फादर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो वो एक चेंज आया बहुत बड़ा बिजनेस में। उसके बाद हम लोग ने उसी साल गाड़ी भी खरीदी, और खरीदने के बाद हम लोग घूमने भी निकले उससे खूब। तो ये सारे अचीवमेंट्स हुए। वही कहते ना कि अगर मैंने 18 साल अपनी बैंक की जॉब की अचीवमेंट्स को आपको गिनाऊं ना, तो इतना सा है।
82 में मैंने बैंक ज्वाइन किया था, 84 में मेरी शादी हुई। उस 18 साल के दौरान मैंने 3 टू व्हीलर खरीदा। सबसे पहले एक राजदूत मोटरसाइकिल, 5 साल बाद उसको बेच के एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल, उसको मुझे 4 साल में बेचना पड़ गया। उसके बाद एक बजाज स्कूटर। और इस 18 साल में हमने एक छोटा सा मकान बनाया था 450 स्क्वायर फीट में, बैंक से लोन लेके। आज जिस मकान में मैं रहता हूं उसका लॉन इससे बड़ा है। 5000 उसका प्लिंथ एरिया है जिस मकान में हम लोग रहते हैं। और हम लोग तो 5 ही लोग हैं, मैं, मेरी मिसेस, मेरे 2 बच्चे और मेरी माँ। लेकिन हमारे घर में 14 लोगों का खाना बनता है, 7 नौकर चाकर हैं। मेरी दीदी के डेथ के बाद हमने भांजे को भी आके रखा है, दोनों भांजे को, और उसकी शादी भी दी, अब उसकी भी बच्चे हो गए। सब हम लोग एक साथ रहते हैं। अगर ये बिजनेस ना होता शायद मैं ये कर ना पाता, मैं चाह के भी इस चीज को मैं कर नहीं पाता। कहते ना कि और तमाम ऐसे भी लोग इस बिजनेस में उभरे जो इस बिजनेस में कामयाब बने डाउनलाइन से निकल के। जब मैं उनके फैमिली में जाता हूं तो उनको देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि इस बिजनेस में क्या खास बात है, कामयाबी किसे कहते हैं। अपने घर में जाके अपने बीवी बच्चों को खुश देख के सबको अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन आप किसी को सपोर्ट करेंगे, किसी को हेल्प करेंगे और वो कामयाब होगा और उसके घर में जाएंगे, उसके माँ बाप को, उनके बीवी बच्चों को खुश देखेंगे, आपको कैसा महसूस होगा। जिंदगी का बेस्ट फीलिंग, इससे अच्छी कोई फीलिंग हो नहीं सकता। कितने ऐसे लोगों को आप जानते हैं जिन्होंने खुद कामयाब बने हैं और अपने जैसे बहुत से लोगों को क्रिएट किया हो। एक आदमी का नाम बताइए, शायद ना बता पाए। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे ये काम मुमकिन है, ये काम हो सकता है और कहीं ये काम नहीं हो सकता है। तो गाड़ी इस तरीके से चल पड़ी, एक से एक हादसे हुए, उसके बाद सबके अचीवमेंट्स होते गए। और जैसे मेरी मिसेस कह रही थी ना, हर्डल्स आए। भगवान कभी आपसे ये कह के इम्तिहान नहीं लगा कि आज तुम्हारा इम्तिहान है, तैयार रहना। अचानक होगा। अगर आपकी प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता इसमें ज्यादा है तो आप उसको पास कर जाएंगे, नहीं तो अनजाने में आप फेल भी हो जाएंगे। तो मेरे साथ भी हुआ कि लखनऊ में हर बृहस्पति को मीटिंग होती जैसे यहां पे होती है। और चांस की बात, उस समय मीटिंग कोई और नहीं लेता था, केवल मैं ही लेता था। 200-250 लोग होते थे। और अचानक एक बार ऐसा सिचुएशन बैठा कि मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे और मीटिंग एक ही डेट में, बृहस्पति को। और मेरे सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी कि मैं अब कहां पे जाऊं, या मैं 200 लोग जो आने वाले हैं उनको भूल जाऊं, या मैं बर्थडे पार्टी को छोड़ दूं। तो मैंने प्रायोरिटी में चेक किया, जो कि मेरे अपलाइन ने मुझे लिख के दे गया था। हमने कहा एंटरटेनमेंट बाद में, सबसे पहले काम। और मैंने उस बर्थडे पार्टी को छोड़ के, जबकि घर में काफी लोग थे, मैं चला गया मीटिंग लेने में। मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मेरी मिसेस को भी अच्छा नहीं लगा, मेरी बेटी को भी अच्छा नहीं लगा। रात को खाना वाना भी ठीक से नहीं मिला, फिर भी मैं गया। और उसी बेटी को उसके हर साल बर्थडे हम लोग ने विदेशों में सेलिब्रेट किया। क्या आपको लगता है कि उस बेटी को याद है जो बर्थडे हमने भूल गए? कभी कभी हम लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि आज अगर इस इमोशन को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर ले तो जिंदगी में हम बहुत कुछ पा सकते हैं। और शायद वो टर्निंग पॉइंट मेरा बना। भगवान ने मुझे, कहते हैं ना कि भगवान आपको ऐसे ही करोड़पति नहीं बनाएंगे, वो आपको इसके लिए टेस्ट तो लेंगे, क्या वाकई में आप इस लायक हैं। आपको प्रूफ करना पड़ेगा और सब कुछ अनजाने में होगा। इसलिए लाइफ में, जिंदगी में एक प्रायोरिटी जरूर सेट कर लीजिए कि अगर कोई 2 चीज आपके सामने एक साथ आ जाए तो आप किसे चूज करेंगे। 8 फरवरी को जैसे बताया, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस, बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस हैं क्योंकि ये 25 साल बाद आता है। मेरे पास एक बहुत बड़ा बहाना था ना जाने का, लेकिन हम लोग ने उस बहाने को तुरंत साइड में किया और हम लोग गो डायमंड अटेंड करने पुणे जा रहे हैं। 2 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन उसमें जाने से हमें क्या मिल सकता है वो मुझे मालूम है। अब मैं उस चीज को एहसास करने लगा कि मुझे क्या मिल सकता है। तो ऐसी घटनाएं सब होती रही और मेरा बिजनेस बढ़ता चला और जितने भी चैलेंजेस आए उन सबको मैं ओवरकम करता चला गया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो 18 साल में मैंने आपको बताया कि बैंक में मैंने क्या किया। 3 छोटी छोटी टू व्हीलर, एक छोटा सा मकान और 4 या 5 बार LTC बैंक से ही पैसा लेके बाहर घूमने गए, सबसे छोटे से होटल में रहे, कंप्रोमाइज किया शॉपिंग करने में, जबकि मेरी मिसेस का सबसे बड़ा ड्रीम है शॉपिंग करना। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आज भी हम लोग जाते हैं और मॉल्स में जाके, विदेशों में जाके खूब ढेरों सारा शॉपिंग करते हैं और बिल्कुल ट्रॉली जो होता है इससे भर सा जाता है और बहुत सारे सामान ऐसे ले आते हैं जिसको पहचान नहीं पाते, वो हम लोग की आदत है।
बहुत सारे सामान देखते हैं समझ में नहीं आ रही है कि अपने रख लो, बाद में समझेंगे, पहले घर पे ले। आज भी एक दो सामान ऐसे पड़े जिसको हम लोग समझ रहे हैं क्योंकि उसमें उनके लैंग्वेज में लिखा है, समझ नहीं पा रहे। मुझे लगता है एक बार लेके उसको जाना पड़ेगा फिर से वहां। तो एनीवे, तो हमने वो 18 साल में अचीवमेंट किया। और 10 साल में इस बिजनेस से क्या अचीवमेंट किया, 10 साल में 2 साल बाद हमने अपनी नई पहली गाड़ी खरीदी, मैटीज लाल रंग की। उसके 2 साल बाद हमने होंडा सिटी खरीदा। उसके ठीक 2 साल बाद हमने स्कॉर्पियो खरीदी। उसके ठीक 2 साल बाद हमने स्विफ्ट खरीदा। ये मेरी जो गाड़ियों मैंने खरीदी पिछले 10 साल में। मैंने एक मकान बनाया जिसमें बताया इन्होंने होम थिएटर है और हम लोग घर पे बैठ के पिक्चर देखते हैं। बहुत जबरदस्त उसके सराउंड सिस्टम्स हैं और कभी भी आप आइए लखनऊ में तो हमारे होम थिएटर में हमारे साथ बैठ के पिक्चर जरूर देखिए, अब एंजॉय करेंगे। तो वहीं पे हम लोग ब्रिट के एफडीज वगैरह सब भी बैठ के देखते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। इस तरीके से एक बहुत बड़ा गार्डन है। हिंदुस्तान से निकल के बाहर गए, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं, 7-8 ट्रिप तो हो ही चुका होगा या 9 ट्रिप हम लोग ले चुके अब तक। 2 बार फैमिली के साथ, एक बार हम लोग अपने पैसे से गए घूमने मॉरिशस और काफी एंजॉय कर रहे हैं। और आज कोई ऐसा लग्जरियस आइटम नहीं है जो मेरे घर में नहीं है। अभी लखनऊ में एक एडीसी में एक फंक्शन चल रहा था, उसमें यह था कि 30 पीबी पे कुछ प्राइजेस थे और उस प्लैटिनम को एक इनाम दिया जाएगा जिसके सबसे ज्यादा इनवॉइसेस कटेंगे। तो कल मैं यहीं पे कोलकाता में ही था, तो मेरे पास फोन आया कि वो फर्स्ट प्राइज आपको मिला, आपके प्लैटिनम शिप में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स कटे। तो हमने कहा क्या मिलेगा, करे एक टीवी। तो ये सारा अचीवमेंट, ये मैं आपको बता रहा हूं कि क्या अचीव किया मैंने इस बिजनेस से केवल पिछले 10 साल में। तो इस बिजनेस में आपको क्या मिल सकता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस बिजनेस में आपको क्या दे सकता है, बशर्ते उसको पाने के लिए आप तैयार हैं या नहीं है। आपके कोई बहुत बड़ा सपना है या नहीं है, सपनों का होना बहुत जरूरी है। आप सपने देखते हैं? कभी कभी होता है ना कि बचपन से हम लोग इतने ना सुन चुके हैं, जब भी कोई बड़ा काम करने की सोचा भी, किया भी नहीं अभी शुरुआत, सोचा भी तो बड़ों ने रोक दिया, बैठो जैसे हो वैसे ही रहो, पैर उतनी ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो, हमेशा। तो धीरे 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 क्या होता है, और एनवायरमेंट के कारण, परिस्थिति के कारण हम लोग की सोच बहुत संकीर्ण हो जाती, छोटी हो जाती। फिर हम लोग बड़ा सोचने लगते, डरते हैं सपना देखने से। मैंने ऐसे लोगों से मिले हैं जो सपने देखने से डरते हैं। इस पे आपको एक स्टोरी सुनाते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक हस्बैंड वाइफ थे, नई नई शादी हुई थी और हनीमून पे गए हुए थे। तो एक कॉटेज में ठहरे थे, शाम का टाइम था, हल्का हल्का पानी बरसने लगा। तो मिसेस ने अपने नए हस्बैंड से कहा कि मैंने कपड़े बाहर सूखने दिए हैं, जल्दी से अंदर ले आओ नहीं तो गीले हो जाएंगे। तो हस्बैंड बिल्कुल घबराया हुआ था, डरा हुआ था, कह रहे मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर लुल्लू है, मुझे पकड़ लेगा। तो हस्बैंड को समझ में नहीं आया, वाइफ को समझ में नहीं आया, उसके लगा कि नए नए शादी में मजाक कर रहे हैं। कह रहे मजाक छोड़िए, जल्दी जाइए, कपड़े देखिए, मेरे हाथ इस समय काफी फंसे हुए। वो खाना बना रही थी, कॉटेज में ठहरी थी। तो कह रहे ना बाबा ना, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर लुल्लू है, मुझे पकड़ लेगा। तो वाइफ को समझ में नहीं आया, नई नई शादी हुई। तो उसने पूछा कि लुल्लू क्या है। कह रहे मैं जब छोटा था तो मेरी माँ कहती थी कि ऐसे हालात में बाहर मत जाया करो, बाहर लुल्लू है, तुम्हें पकड़ लेगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो वाइफ को कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने थोड़ी सी दिलासा दिलाई अपने हस्बैंड को, अरे तब तो आप छोटे थे, अब तो आप हट्टे कट्टे जवान हैं, अब कहां से पकड़ पाएंगे। हस्बैंड और डर गया, तो कहने लगा कि मैं बड़ा हो गया तो क्या हुआ, लुल्लू भी तो बड़ा हो गया। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को, अपने डर को ऐसे जहन में बैठा के रखा हुआ है, जो डरते हैं बोलने में। लेकिन आपको उस बैरियर को तोड़ के निकलना जरूर पड़ेगा, आपको लोगों के सामने आना जरूर पड़ेगा। तो आप इस चीज को दिखा सकते हैं, आप इस बिजनेस को लोगों को दिल खोल के दिखा सकते हैं। और जब भी इस काम को करें, बिल्कुल फुल हार्टेडली करिए, हाफ हार्टेडली मत करिए, आधे मन से मत करिए इस बिजनेस को। बहुत से लोग मिलते हैं मुझे, वो कहते हैं कि चलो एक बार करके देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हमेशा कोई बात नहीं ही होगा। इस पे भी एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहूंगा आपको। एक बार हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर जैल सिंह अमेरिका गए थे, व्हाइट हाउस में टी पार्टी में। तो टी पार्टी हो रही थी, वहां पे क्या है, चाय पीने के बाद लोग को प्याली को सीधी रख देते हैं, यानी ऐसे, या उल्टा रख देते हैं। उल्टा रख के मतलब उसको और चाय नहीं चाहिए, सीधी रख दिए मतलब और चाय चाहिए। इन्होंने चाय पीने के बाद उसको ऐसा रख दिया, बेड़ा बेड़ी। तो किसी को समझ में नहीं आया, और क्योंकि वो प्रेसिडेंट है उनसे पूछ भी नहीं सकते, तो उनके साथ जो लोग आए थे उनसे पूछा गया, भैया इसका मतलब क्या है।
कह रहे इसका मतलब तो हम लोग को मालूम नहीं। एम्बेसी में पूछा गया, हिंदुस्तान फोन हो गया कि भैया आपके प्रेसिडेंट ने चाय की प्याली को ऐसा रख दिया, इसका मतलब क्या है? कह रहा है इसका मतलब तो केवल वही समझा सकते हैं। तो बड़ी मतलब एपोलोजाइज करते हुए उनके प्रेसिडेंट गए और पूछा कि माफ कीजिएगा, हम लोग को पूछना नहीं चाहिए था, फिर भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आपने प्याली को ऐसा क्यों रखा? हमारे यहाँ तो ऐसा है कि मतलब और चाय चाहिए, उल्टा है तो और चाय नहीं चाहिए। कह रहे ऐसी कोई बात नहीं, इसका मतलब है तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वही होता है जिंदगी में। बहुत से लोग आते हैं इस बिजनेस में, साइन अप कर दिया, करते हैं, चलो देखो ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उनके साथ क्या होगा? हमेशा कोई बात नहीं होगा। अरे करिए तो बिल्कुल दिल खोल के करिए उस काम को, बिल्कुल लग के करिए। क्या आज के डेट में ये साबित करने की जरूरत है कि ये बिजनेस कामयाब हो गया है? कोई जरूरत है? ये प्रूफ हो चुका है, ये बिजनेस कामयाब हो चुका है। बस जरूरत है आपको कामयाब होने की। बिजनेस में कोई कमी नहीं है। 99 में जब क्लोजिंग हुआ दिसंबर में, तो कॉर्पोरेशन का टर्नओवर था 99 करोड़ से 100 करोड़। अभी पिछले महीने इनका क्लोज हुआ 123 करोड़, एक महीने का टर्नओवर एमवे कॉर्पोरेशन का। ये अभी जो लोग गए थे फुकेट में, उनको दिखाया गया, उनको मालूम है। आप सोचिए, जो एक पूरे साल में होता था वो अभी एक महीने में होने लगा। अगर महीने का 123 करोड़ हो रहा तो साल का कितना होना चाहिए? 1200-1400 करोड़। आज से 10 साल बाद क्या होगा? हर महीने का टर्नओवर होगा 1000 करोड़, साल का टर्नओवर होगा 12000 करोड़। अगर उसका एक छोटा सा हिस्सा भी आपको मिल गया ना, 0.001%, 7 पूछते बैठ के खाएंगे। इतनी ह्यूज बिजनेस है, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और हमारा ये सिस्टम है, इस सिस्टम के बारे में हम लोग दोबारा आएंगे, फिर से बात करेंगे। फिलहाल आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, कहने के लिए तो इस बिजनेस में इतना कुछ है कि अगर पूरी रात मुझे खड़ी कर दिया जाए तो मैं बोल सकता हूं। सब कुछ मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। अभी भी मैं जाता हूं ट्रेन में, इधर प्लेन में, लोगों से मेरी मुलाकात होती है और लोग, मैं डायरेक्टली उनसे कहता हूं, लोग पूछते जब क्या करते, तो मैं कहता हूं मैं एमवे बिजनेस में हूं। अब लोग नाक नहीं सिकोड़ते हैं, बल्कि लोग बहुत ही इज्जत से इस बिजनेस के नाम को लेते हैं। हम लोग कभी कभी डरते हैं इस नाम को बोलने में। आप खुल के बोलिए कि मैं एमवे बिजनेस में हूं, लोग इज्जत करेंगे आपकी। और अभी मैं जा रहा था खड़गपुर से, नीलांचल से लखनऊ लौट रहा था, तो 2 लोग मिले, काफी लोग बैठे हुए थे और मैं बातें कर रहा था, सब सुन रहे थे, सब बंध गए थे मेरी बातों से। और एक ने कहा उतने में कि कुछ कहिए ना कहिए, एमवे के लोग बोलते बहुत अच्छे हैं। क्या ये कॉम्प्लीमेंट आप लोग को मिलता है? तो हमने उनसे कहा कि सवाल इस बात का नहीं कि क्या बोलते अच्छे नहीं बुरे बोलते हैं, क्यों अच्छे बोलते हैं। मैंने उनसे सवाल किया तो वो इसका जवाब दे नहीं पा रहा था। हमने कहा कि वो इसलिए सही बोलते हैं क्योंकि वो सच बोलते हैं और दिल से बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं। थैंक यू, गो डायमंड, गॉड ब्लेस यू, गो डायमंड। थैंक यू, बैक टू होस्ट।